गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। कोशिका क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम याद करेंगे यहाँ पर कोशिका के अंदर जो जो कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। और आज थोड़ा सा हमें तेजी सा दिखाना है, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करें आगे सभी। और जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दो ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। तो ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करते हैं। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझाया था और साइटोप्लाज्म के बारे में समझाया था, यानी कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हम लोगों ने जीव द्रव्य को पढ़ लिया था, कोशिका द्रव्य को पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम सभी को। आइए सभी बच्चे जल्दी से, और जल्दी से हेडिंग आप लोगों को डालना है सेल वॉल। चलिए जल्दी से हेडिंग यहाँ पर डालना है हमें, यहाँ पर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। चलिए लिखते हैं यहाँ पर सेल वॉल। सेल वॉल और हिंदी में इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, चलिए फटाफट से नोट करेंगे कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, यानी अगर आप सेल वॉल के बारे में यहाँ पर बात करते हो, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है और किस तरह की यह होती है। जय हिंद, नमस्ते, आ जाइए सभी बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, ठीक है, उसके चारों तरफ आपको क्या दिखाई देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनके और चारों तरफ एक नई और लेयर दिखाई देती है, जिसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लांट सेल के बारे में, अगर हम किसी भी यहाँ पर पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं, पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो पादप कोशिका में आपको क्या दिखाई देगा कि कुछ इस तरीके से, मैं आपको इमेज दिखा देती हूं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर कोशिका भित्ति दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये आपकी एक सेल है, एक कोशिका यहाँ पर है, ठीक है। कोशिका की जो बाउंड्री है वो क्या है हमारी? यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है यहाँ पर? ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ आपको एक मोटी सी लेयर दिखाई दे रही है। देखो बेटा, एक मोटी सी लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये आपका क्या है? ये है आपका सेल वॉल। इसी को हम सभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कोशिका भित्ति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोशिका भित्ति हम इसे यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि मैम क्या यह सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है? क्या यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाया जाएगा? तो आंसर आपको करना है कि जब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी किसी एनिमल की सेल और किसी प्लांट की सेल के बारे में बात करते हैं, तो जो मेन अंतर होता है, जो मुख्य अंतर होता है, वह किसका होता है? कोशिका भित्ति का ही होता है। किसका होगा यहाँ पर? कोशिका भित्ति का ही होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे प्लांट सेल होंगी, इनमें हमेशा सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट। क्या? ऑलवेज प्रेजेंट। ऑलवेज प्रेजेंट यानी कि हमेशा पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है। जबकि अगर मैं यह कहूं कि क्या कोई यहाँ पर एनिमल सेल है, कोई अगर यहाँ पर एनिमल सेल है, यानी कोई हमारे पास अगर जंतु कोशिका है, तो क्या जंतु कोशिका में सेल वॉल पाया जाएगा? तो आंसर आएगा कि ऑलवेज अब्सेंट। ऑलवेज अब्सेंट, हमेशा अनुपस्थित होता है। क्या होगा? हमेशा अनुपस्थित होता है। चलो इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में यहां पर नोट करो, ठीक है। चलो
मैम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक होती है? नहीं बेटा, अलग अलग होती है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब कभी भी हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं तो जो कोशिका भित्ति होती है वह पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। हमेशा जो मुख्य अंतर यहाँ पर पूछा जाता है वह किसके ऊपर पूछा जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, या कोई भी यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जंतु कोशिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेन अंतर किस चीज का होगा? तो आंसर करना कोशिका भित्ति का होगा, सेल वॉल का होगा, क्योंकि प्लांट में हमेशा सेल वॉल होगा, हमेशा होगा। जबकि अगर आप एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं तो जो एनिमल सेल होता है उसमें कभी भी सेल वॉल नहीं होता है, कभी भी सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ प्लांट में ही होगा सेल वॉल, क्या कोई दूसरी क्या हमेशा रहता है? बेटा टॉपिक क्या है? क्या है टॉपिक? क्या है टॉपिक बताओ, लिख के बताओ तुम कमेंट में। क्या पढ़ा रही हूं मैं? ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में हमेशा पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कभी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में जो मुख्य अंतर होता है वो किसका होता है? कोशिका भित्ति का ही होता है। किसका होता है? कोशिका भित्ति का ही होता है। ठीक है, ओके बच्चों। चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या सिर्फ अगर हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो इनमें तो सेल वॉल है, हमें पता चल गया कि 100%, 100%। क्या देख रहे हो यहाँ पर? क्या हो यहाँ पर? सेल वॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा क्या और किसी में भी सेल वॉल पाया जाएगा? तो आंसर हाँ, पाया जाएगा। क्या होगा आंसर यहाँ पर? हाँ, पाया जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट हम लोग यहाँ पर कि नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर अगर हम सभी प्लांट सेल को देखते हैं, यानी पादप कोशिका को देखते हैं, तो पादप कोशिका में हमेशा सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई भी फंजाई के बारे में बात करते हैं, या जिसको आप कह सकते हो फंगल सेल, क्या? फंगल सेल, और हिंदी में क्या कहेंगे? कवक की कोशिका। कवक की कोशिका, तो कवक की कोशिका को अगर आप देखते हो तो उसमें भी आपको क्या दिखाई देगा? सेल वॉल दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कवक क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि कवक की अगर आप बात करो तो जैसे मशरूम यानी कुकुरमुत्ता हो गया, फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, ये सभी क्या होते हैं? कवक यहाँ पर कहलाए जाते हैं। और कवक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कवक होता है उसके चारों तरफ भी सेल वॉल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम डीएनए आप पढ़ा रही थी वो कंप्लीट हो गया क्या? बेटा मैंने तो डीएनए अभी पूरा शुरू ही नहीं किया है, डीएनए तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है आपको, तो वो कंप्लीट कैसे हो जाएगा? बेटा आप लोग ना फोकस नहीं कर रहे हो, आप लोग चीजों को समझ नहीं रहे हो। देखो कल की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था कि डीएनए के आधार पर कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको डीएनए का चैप्टर नहीं पढ़ाया था, मैंने वहां पर क्या बताया था कि जब आप किसी भी सेल ऑर्गेनेल को देखते हो, किसी भी कोशिकांग को देखते हो, तो कौन से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि जो केंद्रक होता है यानी जो न्यूक्लियस होता है उसमें आप क्या देख रहे हो? डीएनए पाया जाएगा। लेकिन और उसके अलावा किन में पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। मैंने आपको डीएनए चैप्टर अभी नहीं स्टार्ट करवाया है बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ओके चलो, अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम कवक को दिखा दीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, एकदम नए बच्चे हैं, नहीं देखा होगा उन्होंने, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मैं गूगल कर देती हूँ। ठीक है, तो गूगल बाबा की जय कर देते हैं, परेशान मत हो। चलो लिखो यहाँ पे फंजाई, कवक। अब कवक की अगर आप यहाँ पर बात करो तो कवक कैसे हो सकते हैं? ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, ये कवक दिख रहा है आपको। मशरूम अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना। अब देखो ब्रेड के ऊपर फफूंदी उग सकती है, खाने वाला मशरूम हो सकता है ना, या फिर
ईस्ट हो सकता है। तो जो कवक होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, अलग अलग रूप रंग के हो सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, और क्या हो गया, इस तरीके का भी हो सकता है। चलो एक और दिखा देते हैं यहाँ पर, देखो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, लकड़ी के ऊपर लगा हुआ भी आपने देखा होगा, जहां पर नमी होती है, देखो एक इस तरह से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से कवक यहाँ पर हो सकता है। कुछ खाने लायक भी हो सकते हैं और कुछ टॉक्सिक यानी हानिकारक भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो कवक देख लिया सभी ने यहाँ पर, ओके। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यहाँ पर मैम दीमक को भी कवक बोल सकते हैं। अरे कैसे बोल सकते हैं, दीमक एक जंतु होता है। दीमक क्या होता है कि यहाँ पर जंतु होता है, ठीक है। चलो मैम आप टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ाते हो, हे भगवान क्या होगा इन बच्चों का। बेटा टॉपिक वाइज, अच्छा एक बात बताओ राजभजन, टॉपिक वाइज तो चल रहा है क्या, टॉपिक वाइज नहीं चल रहा है, बताओ मुझे। अब एक बच्चे ने पूछा कि भाई कवक कैसे दिखता है, मैम दिखा दो, तो हमने दिखा दिया। तो इनको हो गया कि टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ाते हो। हद है भाई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, बाकी सारी चीजों पे ध्यान है इनका। चलो तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट आपका आता है कि जब आप सेल वॉल के बारे में बात करते हो, यानी जब आप यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हो, तो जो कोशिका भित्ति होती है वह किन में पाई जाती है। तो आंसर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है पहले नंबर पर कि पादप कोशिका में पाई जाती है। जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनकी कोशिका होगी, उसके चारों तरफ यह पाया जाएगा। दूसरे नंबर पर फंगल सेल, कवक की कोशिका में भी आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जितनी भी बैक्टीरिया होती है, यानी कि बैक्टीरियल सेल, क्या होती है यहाँ पर, बैक्टीरियल सेल, जितनी भी यहाँ पर जीवाणु की कोशिका होती है, जितनी भी यहाँ पर जीवाणु की कोशिका होती है, उनमें भी आपको क्या दिखाई देगा, सेल वॉल दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जो हमारा सेल वॉल है, यानी जो भी हमारा यहाँ पर कोशिका भित्ति होता है, वह किन किन कोशिकाओं के चारों तरफ दिखाई देता है, तो आंसर क्या करना, पहले नंबर पर सभी पेड़ पौधों की कोशिका में, दूसरे नंबर पर सभी तरह के कवक की कोशिका में चारों तरफ, और तीसरे नंबर पर जीवाणु की कोशिका के चारों तरफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। फिर आगे यहां पर पूछता है कि यह बताओ कि जो भी हमारा पादप है, कवक है, जीवाणु है, इन सभी में आपको कोशिका भित्ति दिख रही है, सेल वॉल यहां पर दिख रहा है, पर यह किससे बना हुआ है, पर यह किससे बना हुआ है, ठीक है, किससे यह बना हुआ है। तो आंसर आपको करना है कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, अलग अलग घटक यहाँ पर हो सकते हैं, ये अलग अलग चीजों से यहाँ पर बना हुआ होता है। जैसे पहले नंबर पर पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज, सेलुलोज से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होगी, सेलुलोज से बनी हुई यह होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आप सभी कवक के बारे में बात करते हैं, तो जो कवक होता है, ठीक है, यानी कि जो फंजाई होता है, उसकी जो सेल वॉल होगी, उसकी जो कोशिका भित्ति होगी, वह किससे बनी हुई होगी, काइटिन नाम के पदार्थ से बनी हुई होगी। किससे बनी हुई होगी, काइटिन नाम के पदार्थ से यह बनी हुई होगी। तो जैसा जैसा मैं लिखा रही हूं बेटा, वैसा वैसा भी अगर आप लिखोगे ना, तो आराम से आप लोगों का यह तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जीवाणु की अगर हम बात करें, तो इसकी जो सेल वॉल है वह किससे बनी हुई होगी, तो आंसर आपको करना है यहां पर कि यह तो किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या ग्लाइकॉन से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर हमने लिखा है वह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, यानी कि जो जंतु कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है।
बाकी अगर आपसे यह पूछे कि कोई प्लांट सेल है, कोई एनिमल सेल है, यानी कोई यहाँ पर पादप कोशिका है, कोई जंतु कोशिका है, तो जो मेन अंतर है वह किस चीज का है? सेल वॉल का है, कोशिका भित्ति का है। ठीक है, जो प्लांट सेल होगी उनमें हमेशा सेल वॉल पाया जाएगा, जबकि अगर आप एनिमल सेल के बारे में बात करते हो तो एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम यहां पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल है? नहीं। अगर आप यहां पर प्लांट सेल के बारे में बात करते हो या फिर आप बैक्टीरिया की सेल के बारे में बात करते हो, आप कवक यानी फंजाई के सेल के बारे में बात करते हो, तो वहां पर भी आपको सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति दिखाई देता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछता है कि भाई जो किस कंपोनेंट से, किस पदार्थ से यह सेल वॉल बने हुए होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर कि अगर आप प्लांट सेल के बारे में बात करते हो, पादप कोशिका के बारे में बात करते हो, तो वह किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आप कवक की कोशिका के बारे में बात करते हो तो वह किससे बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ होता है। किससे? काइटिन से बना हुआ होता है। और अगर आप बात करते हो बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु की कोशिका, तो जीवाणु की कोशिका की जो सेल वॉल है वह किससे बनी हुई होती है? तो आंसर आपको क्या करना है? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ह्यूमंस में कैसा होता है। बेटा इंसान की अगर हम बात करें, ह्यूमन की अगर हम बात करें, हम इन 3 श्रेणियों में आ रहे हैं कहीं भी? क्या आप बैक्टीरिया हो? नहीं। क्या आप कवक हो? नहीं। क्या आप पेड़ पौधे हो? नहीं। तो आप पे सेल वॉल होगी? नहीं। तो आप क्या हो? जंतु जगत के सदस्य हो। किसके हो? जंतु जगत के सदस्य हो। ठीक है, तो क्या आप में सेल वॉल होगी? नहीं। खत्म बात। ठीक है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों, है ना? चलो, अमृता मैम कब से पढ़ाएंगी? बेटा मुझे पहचानो, मैं हूं कौन? मैं अमृता मैम ही हूं तुम्हारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक बच्चा प्रोकैरियोटिक कर रहा है। बेटा प्रोकैरियोटिक क्यों कर रहे हो? अभी मैंने पढ़ा दिया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, नहीं ना? तो चुपचाप से पढ़ाई करो जो पढ़ा रही हूं। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप बात करते हो सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, है ना? पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, पढ़ाई पे ध्यान दो यहाँ पर। चलो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन से यह बना हुआ होता है। आगे यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है कि जब हम कभी किसी सेल वॉल के बारे में बात करते हैं तो सेल वॉल का कार्य क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन यहाँ पर क्या होता है? सेल वॉल का कार्य यहाँ पर क्या होता है? तो आंसर आपको करना है कि जब कभी भी हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी सेल वॉल होती है वह क्या काम करेगी? एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है। क्या करती है? एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अगर मान लो कि मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है कृष्णा, इसके लिए आप बेटा पहले फर्स्ट क्लास देखिए। मैंने देखा यहाँ पे कि 5-6 बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिलेबस बता दो, ये बता दो। आप पहली क्लास में क्यों नहीं आए? आपने पहली क्लास क्यों नहीं देखी? आपको सिलेबस डिस्कशन कराया गया है, सब कुछ करवाया गया है। ठीक है, तो फालतू की बातें यहाँ पर नहीं चलेंगी। बहुत देर हो गई, मैं पिछले आप लोगों को 15-20 मिनट से देख रही हूँ, बहुत ज्यादा नाटक आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो चुपचाप से शांति से पढ़ाई करो, नहीं तो फिर ब्लॉक कर देंगे सर आपको, फिर मुझे मत कहना। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे बड़ा जानना चाह रहे हैं कि मैम काइटिन क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है। बेटा सब पढ़ाया जाएगा ना, आपको सब पढ़ाया जाएगा, पर अभी सुन लो, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सेल्यूलोज की अगर आप बात कर रहे हो तो ये क्या है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा ना। पहले आ से अनार तो पढ़ लो बेटा, तभी तो आगे पढ़ोगे। कुछ पता है नहीं और फालतू की बकवास कर रहे हैं, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बता रही हूं मैं। चलो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो नए बच्चे यहाँ पर आए हैं जिनकी ये पहली क्लास है, बेटा क्लास डिस्टर्ब ना करें। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो पहले जो आप लोगों की क्लास हुई है, जितनी भी 4-5 जो भी क्लास आपकी हुई है, उसको पढ़ करके आइए और फिर ये वाली क्लास करिए। ठीक है, नहीं तो यही होगा कि हमारे जो एडिटर सर हैं वो आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर आप परेशान हो गए।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैम नोट्स कैसे बनाएं? जैसे जैसे मैं लिख रही हूं वैसे वैसे आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है, सभी बच्चों से अनुरोध है, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। चलिए, तो सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया और पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पर हो गया। अब जैसे मान लो कि कोई यहाँ पर एक कौन है, एक एनिमल है, ठीक है, कोई एक यहाँ पर एनिमल है, कोई भी यहाँ पर एक जंतु है, कोई भी यहाँ पर एक पशु है। अगर आप उसको परेशान करोगे तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको कोई परेशान करेगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर चले जाएंगे। कोई कीड़ा अगर आपको काट लेगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें नॉर्मली तौर पर, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे हैं, मूवेबल हैं। एनिमल्स जो होते हैं, जंतु होते हैं, वो अपनी सुरक्षा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ पौधों के बारे में बात करते हो तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब होता है एक ही जगह वह स्थिर होते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, एक ही जगह वह यहाँ पर रहते हैं। और इसीलिए जो नेचर है, जो प्रकृति है, उनको अलग से प्रोटेक्शन देती है, अलग से यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन देती है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, एक अलग से उनको प्रोटेक्शन मिले कि कोई भी अगर उनके ऊपर संक्रमण हो रहा है, कोई भी अगर उनको इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरह की और कोई दिक्कत उनको यहाँ पर हो रही है, तो वो इस सेल वॉल के माध्यम से अपनी सुरक्षा यहाँ पर कर सके। ठीक है। दूसरे नंबर पर कि अगर आप किसी भी सेल के बारे में बात करते हैं, किसी भी कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो कोशिका जो होती है पेड़ पौधों की, बैक्टीरिया की, कवक की, वो बड़ी नाजुक होती है, बहुत ज्यादा नाजुक होती है। तो उनका शेप बने रहे, उनका जो आकार है वह बना रहे, इसके लिए भी यहाँ पर कौन काम करता है, सेल वॉल काम करता है। कौन काम करता है, सेल वॉल काम करता है। ठीक है, बात खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बनता है वो ये कि जब कभी भी हम बात करते हैं किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, तो बात आती है कि इसका जो डिस्कवर है, यानी कि इसकी जो खोज है वह किसने यहाँ पर की थी। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की, कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि कोशिका भित्ति की जो खोज है वह किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने ही की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने ही की थी। तो फटाफट से नोट करेंगे कि रॉबर्ट हुक ने ही यहाँ पर हमारे सेल वॉल की खोज की थी। ठीक है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, कार्य की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। कार्य यानी कि फंक्शन, तो फंक्शन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो फंक्शन इसका क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्शन। क्या है इसका, प्रोटेक्शन, यानी कि किसी भी कोशिका को सुरक्षा देना, किसी भी कोशिका को सुरक्षा देना। बस बात खत्म। ठीक है। तो चलो एक एक करके मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। पहले नंबर पर मैंने आपको क्या समझाया उसको समझते हैं। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि जब हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि कभी भी जंतु कोशिका में कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल यानी पादप कोशिका के बारे में, तो जो पादप कोशिका होती है उनमें हमेशा सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पादप कोशिका, कवक की कोशिका और जीवाणु की कोशिका, यानी प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल, इन तीनों में आपको सेल वॉल दिखाई देता है, कोशिका भित्ति दिखाई देती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि यह किन की बनी हुई होती है, तो आंसर करना कि प्लांट सेल की सेल वॉल यानी पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट फंगल सेल की अगर आप यहां पर बात करें तो फंगल सेल क्या है, कवक की कोशिका किससे बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, तो आंसर आपको क्या करना है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। फिर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो कोशिका भित्ति होती है उसकी खोज किसने की। ठीक है। तो आंसर आपको क्या करना है, रॉबर्ट हुक ने ही इसकी खोज यहाँ पर की है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कार्य और फंक्शन के बारे में कि भाई इसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, सभी को समझ आ गया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है वो है अब हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहां पर बनेगा वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी को हम सभी कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और इसी को हम सभी प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से आप सभी यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। अब किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम सभी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, हेडिंग को नोट करो यहाँ पर। ठीक है, तो सेल वॉल खत्म। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? तो आंसर आपको करना है, अब बात होगी यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर? ओके, मैम उन दोनों को नहीं बताओगी कि किसने खोज की? अंकित क्या पूछ रहे हो बेटा? कौन सा नहीं बताओगे? कौन सा नहीं बताओगे? बच्चों कहाँ है दिमाग आप सभी बच्चों का? चलो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोगों का यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये विशाल क्या कह रहे हैं? इन फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट हाफ ड्यूरिंग। विशाल टेस्ट ले रहे हो मेरा? हाँ टेस्ट ले रहे हो? अभी सामने होते ना ऑफलाइन, मुर्गा बनाती चेयर के ऊपर, टेबल के ऊपर खड़ा करके। बेटा पंगा मत लो, पढ़ाई कर लो, मेरे से ही पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, चलो एक और राज, ये भैया 2-3 बच्चे हैं, इनको बहुत दिक्कत है। ये चैप्टर कब पूरा होगा? वाह क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर पर हम बात करेंगे अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा। बेटा ऐसे कैसे इंटरव्यू यहाँ पर तुम लोग क्लियर करोगे? तुम इस तरह की जो चीजें हरकतें कर रहे हो हैं तो मुझे हंसी आ रही है बहुत ज्यादा तुम सभी के ऊपर। मैं तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत छोटे हो अभी। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, विशाल एनडीए में आया था? ठीक है, एनडीए में आया था, बता देंगे अभी, अभी पहले पढ़ाई कर लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा एनडीए जो है ना, लास्ट ईयर भी मैंने ही पढ़ाया था। ठीक है, तो आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बनता है यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह क्या होती है, चलो इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक कोशिका है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर एक कोशिका होती है, और जो कोशिका होती है उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है, उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, इसी को ही हम सभी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही जो दूसरा नाम होता है वह क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? कोशिका कला। कई बार कोशिका झिल्ली भी इसको कह देते हैं, पर यह कैसा है? एक ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। दोनों का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एक ही मतलब होता है। ठीक है, चलो देखो बेटा, कल जब आपकी क्लास होगी ना, तो कल मैं कमेंट ऑफ करवा दूंगी। ठीक है, कल कमेंट ऑफ हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों को बहुत चिंता है, इसकी क्लासेस, उसकी क्लासेस, ये वो, ऐसा वैसा। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस तरह से दूसरे टीचर्स का नाम लेकर के पूछेंगे कि उनकी क्लास कब होगी कब नहीं होगी, तो भाई मुझे नहीं पता, मैं टीचर हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ अपनी क्लास का पता है। और आगे मैं आपको बता दूं कि कल से आपके जो कमेंट होंगे वो ऑफ करवा दूंगी मैं। ठीक है, चलो अभी से बता दिया है। चलिए
तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कोशिका है, कोई भी सेल यहाँ पर होती है, तो सेल के चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह एक बाउंड्री बनाने का काम करता है। क्या करता है, एक बाउंड्री बनाने का काम यहाँ पर यह करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह क्या काम करेगा कि मान लो कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी अणु है, कोई भी पदार्थ है, उसे अगर इस कोशिका में जाना है, ठीक है, तो जाने की, अंदर जाने की जो परमिशन है वह कौन यहाँ पर देगा, तो आंसर करना, अंदर जाने की परमिशन प्लाज्मा झिल्ली ही यहाँ पर देगा। ठीक है, और अगर कोई भी यहाँ पर पदार्थ है, कोई भी अणु है, कोई भी मॉलिक्यूल है, इनको बाहर आना है, तो बाहर आने की भी जो परमिशन है वह कौन देगा, तो आंसर आपको करना है कि प्लाज्मा झिल्ली ही यहाँ पर देगा। क्या देगा, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली ही यहाँ पर इनको यह परमिशन देगा। ठीक है, तो चलो कुछ इसके बारे में नई बातें हम लिखते हैं यहाँ पर। पहले नंबर पर कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह इसकी बाउंड्री बनाती है, या कह सकते हो कि यह इसकी लाइनिंग बनाती है। ठीक है, चारों तरफ का, और क्या करेगी, आसपास के वातावरण से इसको अलग करती है, आसपास के वातावरण से भी इसको अलग यहाँ पर करती है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे कि इसे हम सभी कहते हैं सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलो इसे सबसे पहले नोट करो, फिर मैं आपको यहां पर समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, मैम ये किस में पाया जाता है, बेटा ये सभी में पाया जाएगा। कोई भी अगर सेल है तो सेल की एक बाउंड्री होना तो जरूरी है, तो चाहे वो किसी भी तरह की सेल हो, वो किसी की भी कोशिका हो, सब में यह पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, पहले नंबर पर हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप किसी भी कोशिका के बारे में बात करते हैं तो कोशिका की जो बाउंड्री होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं, आंसर करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो इसे कहा जाता है चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका क्या मतलब है, तो चलो इसको हम सभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुमित कह रहे हैं कि आपके कोचिंग से कितना लोग का रिजल्ट आया है एनडीए में। सुमित का जो मैसेज है वो खान सर के पास पहुंचा देते हैं, खान सर बताएंगे बेटा। ठीक है, आराम से आपको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेटा तुम लोग अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो मैं क्लास छोड़ देती हूँ। ठीक है, मैं क्लास छोड़ रही हूँ, तुम लोग यही सब बातें रट्टे पंगे कर लो। और ये जो बैच वाले बच्चे ज्यादा इस तरह का उत्पात मचा रहे, इनकी कल क्लास मत लगाइएगा, बाकी बच्चे जो हैं उनकी क्लास लगाइएगा। ठीक है, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो छोड़ देती हूँ मैं। अगर किसी ने फालतू की बातें बोली तो फिर ब्लॉक करेंगे। ठीक है, एडिटर सर को मैंने बुला लिया है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नंबर पर, चलो जो भी फालतू का कमेंट करेगा उसको डिलीट किया जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे से जो भी करे उसको कर देना डिलीट। ठीक है, चलिए
पढ़ने वाले बच्चों को मत करना बस। तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पहले नंबर पर। मैम जी आप कमेंट ना पढ़े, बेटा कमेंट में एक्चुअली पढ़ती नहीं हूँ। पता बात क्या होती है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, नए तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। तो वो जब बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो रह जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे कई बार कमेंट पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर कोई फालतू का कमेंट करेगा, ठीक है, तो फिर उसको मैं ब्लॉक करवाऊंगी आज, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर पर बात आती है यहाँ पर कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आंसर करना सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम सभी कोशिका झिल्ली या कोशिका कला के रूप में भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो इसी का ही जो दूसरा नाम होता है, इसको हम और किस नाम से यह फेमस है, तो सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी यह फेमस है। इसे हम सभी चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, यानी कि सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका यह मतलब है कि मान लो कि बाहर कोई भी यहाँ पर अणु है, अलग अलग तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। अब यह क्या करेगा कि कोशिका को जिसकी आवश्यकता होती है उसी को ही यह अंदर आने देगा। कोशिका को जिसकी आवश्यकता है उसी को ही यह सिर्फ अंदर आने देगा, और जिसकी अब हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, जिसकी अब हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है उसको यह बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए, प्रवेश जाने के लिए और बाहर आने के लिए यहाँ पर आप क्या देखोगे कि कौन काम कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैंने एक शब्द लिखा है चयनित। चयनित मतलब सेलेक्टिव, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करना मतलब कि हाँ क्या तुम इस लायक हो कि क्या तुम कोशिका के अंदर जाओ, है ना। तो यहाँ पर इसने सेलेक्ट किया कि हाँ कोशिका को इसकी आवश्यकता है तो तुम अंदर जाओ, ठीक है। तो चयनित करके यह क्या कर रहा है, अंदर भेज रहा है। हाँ गेटमैन का काम करता है, गार्ड की तरह काम करता है। बहुत अच्छे, ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ओके। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि इसे हम सभी क्या कहते हैं या किस तरह की संरचना दिखाता है, तो आंसर आपको करना कि यह सैंडविच की तरह संरचना दिखाता है। क्या, सैंडविच की तरह यह संरचना दिखाता है। अभी मैं समझाऊंगी सारा इसका क्या मतलब है। यह सैंडविच की तरह एक संरचना दिखाता है। दूसरे नंबर पर यह कैसा होता है, बाई लेयर्ड होता है। कैसा होता है, बाई लेयर्ड होता है, यानी द्विकला युक्त होता है, द्विकला युक्त होता है, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर इसे भी समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा पहले नंबर पर कि जो सेल वॉल होता है वो चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है, सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और दूसरे नंबर पर यह सैंडविच की तरह दिखाई देता है, और साथ में यह द्विकला युक्त यानी कि बाई लेयर्ड होता है, ठीक है। अब इन दोनों को समझने से पहले हमें कुछ और भी यहाँ पर जानना होगा। अभी बता रहे हैं सैंडविच के बारे में भी, रिलैक्स हो जाओ। तो अभी इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज और यहाँ पर समझनी होगी, और वह क्या समझना होगा, तो चलो आगे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी कि घटक, घटक। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी कि भाई जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह किससे बना हुआ होता है, किससे बना हुआ यह होता है, ठीक है। तो आंसर करना कि इसके 3 घटक होते हैं, मतलब 3 चीजों से मिलकर के यह बना हुआ होता है। पहले नंबर पर होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर फॉस्फोलिपिड। पहले नंबर पर क्या आता है जिसे हम सभी कहते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे हम सभी, प्रोटीन, ओके। तीसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, लिखे यहां पर कार्बोहाइड्रेट। चलो बच्चों, तो देखो बेटा, चाय की अगर हम बात करें तो चाय कैसे बनती है, चाय में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, चाय के क्या क्या घटक होते हैं। सबसे पहले आपको पानी की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है और चाय पत्ती की आवश्यकता है,
ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा टेस्ट बढ़ाना चाहते हो तो आप सभी इलायची, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि सैंडविच अभी मैं बताऊंगी ना आपको, अभी जो पढ़ा रही हूं उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हो आप? सैंडविच के पीछे रह गए तुम। क्या हो गया इन बच्चों को? आज से पहले तो ये इस तरह की बदतमीजी नहीं करते थे ये सभी के सभी बच्चे, आज क्या हो गया? आज सुबह सुबह क्या कर लिया तुमने ऐसा? बेटा नहीं पढ़ना तो बता दो। अजय कमेंट ऑफ कर दो सारे, उठा के डिसेबल कर दो सारे। बस बात खत्म। चलो अब जो पढ़ा रही हूं ध्यान से शांति से सुनो, ठीक है। और ऑफलाइन कमेंट जब करोगे ना, फालतू की बदतमीजी करोगे, सीधे खान सर को भेजूंगी मैं स्क्रीनशॉट उठा के। स्क्रीनशॉट तो होता नहीं, फोटो खींच के। अब चुपचाप करके पढ़ो। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे जब हम चाय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो चाय में किसकी आवश्यकता होती है? दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती। अगर आपको यहाँ पर चाय का स्वाद बढ़ाना है तो आप सभी इलायची डाल सकते हो, आप सभी उसमें अदरक भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं यहाँ पर? यह घटक यहाँ पर कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो भी हमारा चाय है, चाय का घटक क्या है? जो भी हम टी बना रहे हैं, टी का कंपोनेंट क्या है? मतलब घटक मतलब होता है कि किन भागों से मिलके, किन चीजों से मिलकर के हमारी चाय बन रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह किन घटक से मिलके बना, किन किन भागों से मिलके बना, किससे मिलकर के बना? तो आंसर आपको क्या करना है? 3 चीजों से मिलकर के यह यहाँ पर बना है, ठीक है। पहले नंबर पर होता है फॉस्फोलिपिड, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम फॉस्फोलिपिड को ही पहले प्राथमिकता यहां पर देंगे। दूसरे नंबर पर क्या होता है? प्रोटीन। और तीसरे नंबर पर क्या होता है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। पर जो प्रमुख घटक होता है वह कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है? तो आंसर बहुत सिंपल है। जब हम बात करते हैं लिपिड के बारे में तो बेटा लिपिड होता है एक प्रकार का फैट, एक प्रकार का वसा, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया तो क्या बन गया? फॉस्फोलिपिड। पर अभी आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि फॉस्फोलिपिड से यह यहां पर बना हुआ होता है, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली को देखते हैं तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह कुछ इस तरह से दिखाई देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई देती है। तो आपने क्या देखा कि इस तरह से आपको यहां पर ये जो पीले रंग का, येलो कलर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। किससे? फॉस्फोलिपिड से यहां पर यह बना हुआ होता है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत आपको यह पिंक कलर का या रेड कलर का थोड़ा बहुत जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह किसका बना हुआ है? ये क्या है? ये प्रोटीन है। क्या है यह? यहाँ पर प्रोटीन है। और अगर आप बात करो थोड़ा थोड़ा सा, ये नीले टाइप का जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, हरा नीले टाइप का कलर, ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट। तो इस इमेज को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा भाग है, सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा घटक सबसे ज्यादा है? वो है फॉस्फोलिपिड। देखो पीला ही पीला दिखाई दे रहा है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, ठीक है बच्चों। चलो अब जब हम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखनी होगी? तो चलिए देखते हैं। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर सैंडविच के बारे में। किसके बारे में? सैंडविच के बारे में। सैंडविच क्या होता है? सभी ने खाया होगा, अगर नहीं खाया बर्गर देखा होगा आप लोगों ने, सैंडविच देखा होगा आप लोगों ने। तो चलो उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक ब्रेड है, एक ब्रेड बना ली हमने। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक दूसरी ब्रेड है, ठीक है। और बीच में क्या भरा हुआ है? यहाँ पर बीच में भरा हुआ है खूब सारा आलू। क्या भरा हुआ है? बीच में खूब सारा आलू यहाँ पर भरा हुआ है,
ठीक है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, एक रोटी ऊपर है, एक रोटी नीचे है, और बीच में क्या भरा हुआ है, आलू। ठीक है। या फिर अगर मान लो कि जो हेल्थ कॉन्शियस है वो क्या करेंगे, एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे, बीच में खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सब भरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सैंडविच। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम सैंडविच। ठीक है। तो सैंडविच की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो सैंडविच क्या है, तो आंसर आपको करना है कि भाई ऊपर एक ब्रेड है, नीचे एक ब्रेड है, और बीच में आलू का मसाला है, या जो भी आपको खाना है उसका एक मसाला आपने उसको भर दिया, और यही क्या बन गया आपका सैंडविच। ठीक है। तो यहां पर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह बिल्कुल सैंडविच की तरह संरचना को दर्शाता है, सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर को बनाने में यह मदद करता है, समझने में यह मदद करता है। कैसे करता है, चलो इसे हम यहां पर समझते हैं। तो जिस तरह से हम ब्रेड के बारे में बात करते हैं, तो एक ऊपर ब्रेड है और एक नीचे ब्रेड है, तो यह जो ब्रेड है वह किसका बना हुआ होगा, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होगा। किसका बना हुआ होगा, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होगा। और इसके अंदर जो आलू भरा है उसमें आप कह सकते हो कि प्रोटीन भरा हुआ है और कार्बोहाइड्रेट यहां पर बना हुआ है। तो यहां पर हमें क्या समझ आ रहा है कि जो ब्रेड है, ऊपर की लेयर और नीचे की एक लेयर, उसको बनाने का काम कौन कर रहा है, फॉस्फोलिपिड। और इसी वजह से हम सभी, जो मैंने यहां पे लिखवाया था ना आपको, कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सैंडविच संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडविच संरचना भी यहां पर कहते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड होता है उसकी कितनी लेयर दिखाई देती है, 2 लेयर दिखाई देती है, और इसीलिए हम इसको बाई लेयर्ड भी कहते हैं। इसको हम सभी द्विकला युक्त भी यहां पर कहते हैं। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, सैंडविच जैसे संरचना, और दूसरा क्या हो गया यहां पर कि जो पहला ऊपर और नीचे 2 कला यानी कि 2 लाइनें, 2 लेयर आपको किसकी दिखाई दे रही है, फॉस्फोलिपिड की यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम सभी एक मॉडल के माध्यम से समझते हैं, एक मॉडल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा डीएनए का मॉडल, सुना है ना सभी ने, डीएनए का मॉडल, जिसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल, यानी कि द्विकुंडलित आकृति का मॉडल। किसने दिया था, क्रिक और वॉटसन ने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने यहां पर दिया था, है ना, है ना। तो जब कभी भी हम बात करते हैं डबल हेलिकल मॉडल, हमारे दिमाग में सीधे क्या आ जाता है, डीएनए की संरचना। क्या आ जाता है यहां पर, डीएनए की संरचना। बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझना होगा, तो यहां पर भी एक नमूने के बारे में, एक मॉडल के बारे में बात यहां पर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर, और यहां पर लिखेंगे एक नए तरीके का मॉडल जिसे हम सभी कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। अब ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है यह क्या है, इसको हम सभी यहां पर समझते हैं। तो यह एक मॉडल है, ठीक है, ये क्या है, एक मॉडल है जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने में हेल्प करता है, जो हमें यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने में मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जानने में, समझने में कि उसकी संरचना कैसी है कैसी नहीं है, तो उसके लिए यह समझने में हमें मदद करता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है कि ये जो मॉडल है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यहां पर 2 साइंटिस्ट हैं। पहले नंबर पर तो आप लिख सकते हैं कि प्रपोज्ड बाय, ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, किसने प्रतिपादन किया था, किसने प्रतिपादन किया था। इसको या फिर प्रतिपादन आप लोग के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यह किसके द्वारा दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर आपको यहां पर क्या करना है कि 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था यहां पर सिंगर और एक का नाम था यहां पर निकोलसन। एक का क्या नाम था यहां पर, सिंगर, और एक का नाम था यहां पर
निकोल्सन। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसको और डिटेल से समझाती हूं। यहां पर हम एक मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल की अगर आप बात करते हो तो ये जो हमारा मॉडल है इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल की अगर आप यहां पर बात करते हो तो सिंगर और निकोल्सन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह मॉडल यहां पर दिया था। और इसी मॉडल के माध्यम से हम सभी किसका अध्ययन करते हैं? तो आंसर करना कि इसी मॉडल के माध्यम से हम सभी अध्ययन करते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हमें यहाँ पर यह भी समझ आता है कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, इसी से ही हमें यह पता चलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह तीन अलग अलग घटक से, तीन अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है। पहले नंबर पर फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, साथ में जब हम फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं तो जो फॉस्फोलिपिड होता है वह दो लेयर यहाँ पर बनाता है, एक ऊपर की लेयर, एक नीचे की लेयर, और बीच में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर भरा हुआ होता है। इसी वजह से हम सभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे सैंडविच जैसी संरचना भी कहते हैं और द्विकलायुक्त संरचना यानी कि बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर भी हम सभी इसे यहाँ पर कहते हैं। और ये सारी चीजें हमें किससे पता चल रही है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किससे पता चल रही है हमें? फ्लूइड मोजाइक मॉडल से हमें यह पता यहाँ पर चल रही है। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं तो यहां से एक प्रश्न और आपका बनता है, एक प्रश्न और आपका बनता है कि जब आप फॉस्फोलिपिड को देखते हो ना बेटा, तो जो फॉस्फोलिपिड होता है वह किस तरह दिखाई देता है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि यह किस तरह आपको दिखाई देगा। इस तरह दिखाई देता है। अगर आप फॉस्फोलिपिड का कोई एक अणु ले लो, या फॉस्फोलिपिड का आप कोई यहाँ पर एक अणु ले लो या कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, तो कुछ इस तरह की आकृति यहाँ पर दिखाई देती है। ऊपर वाली जो संरचना होती है उसे हम सभी कहते हैं हेड वाला हिस्सा। कौन सा? हेड वाला हिस्सा, यानी कि जो सिर वाला हिस्सा है। क्या? सिर वाला हिस्सा। और नीचे वाला जो हिस्सा है वह कैसा दिखाई दे रहा है? टेल की तरह, यानी पूंछ वाला हिस्सा। कैसा? पूंछ वाला हिस्सा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ। देखो बेटा, फॉस्फोलिपिड की अगर आप बात करो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो फॉस्फोलिपिड के अगर कोई एक अणु उठा लूं मैं, तो वो कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ऊपर एक बड़ा सा सिर होता है, यानी हेड वाला रीजन होता है, और नेक्स्ट जो नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो एक टेल वाला हिस्सा यानी पूंछ वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि एग्जाम में कई बार यह पूछता है कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है इसका कौन सा भाग जल की ओर आकर्षित होता है और ऐसा कौन सा भाग है जो जल से दूर भागता है, यानी कौन सा हाइड्रोफिलिक वाला भाग है और कौन सा हाइड्रोफोबिक वाला भाग है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलो इसको हम यहां पर देखते हैं। तो अगर हम सिर वाले हिस्से के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर? सिर वाले हिस्से के बारे में अगर हम बात करें तो सिर वाला जो हिस्सा आपका होता है, जो सिर वाला जो हिस्सा होता है यह कैसा होता है? तो आंसर करना कि यह हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल की ओर आकर्षित, जल की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो आंसर आपको क्या करना है कि जो सिर वाला हिस्सा होता है वह कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जबकि अगर आप यहाँ पर पूंछ वाले हिस्से के बारे में बात करते हो तो जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वह कैसा होगा? तो आंसर करना ये होगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो फोबिक का क्या मतलब होता है? डर। इसका ये मतलब है कि यह जल से दूर भागेगा, जल से दूर भागता है, जल से दूर भागता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलो तो पहले से नोट करो, एक बार फिर से मैं इसको यहां पर समझाऊंगी। तो पहले इसको नोट करिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों को यह समझाऊंगी। ठीक है,
चलो, तो सबसे पहले एक बार फिर से इसको समझते हैं। पहले नंबर पर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, हिंदी में इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पर हम सभी कोशिका कला यानी प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यह चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका यह मतलब होता है पारगम्य। पारगम्य का क्या मतलब होता है, कुछ चीजों को पास कराने वाला। एक झिल्ली, एक कपड़ा, एक ट्रांसपेरेंट सा सामान, कोई भी पदार्थ जो क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ पार करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यह जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह कुछ चयनित चीजों को ही अंदर यहाँ पर जाने देता है, सेलेक्ट करके ही कुछ को जाने देगा और कुछ को बाहर आने देगा, ठीक है। ये सैंडविच जैसे संरचना दिखाता है, ये बाइलेयर्ड यहाँ पर बनाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहले नंबर पर फॉस्फोलिपिड, दूसरा प्रोटीन और फिर क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो जो फॉस्फोलिपिड होता है वही हमारी ऊपर और नीचे की 2 लेयर बनाने का काम करता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की अगर आप बात करो तो यह 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है सिर वाला हिस्सा, दूसरा होता है पूंछ वाला हिस्सा। सिर वाला जो हिस्सा होता है वो जल की ओर आकर्षित होता है यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि पूंछ वाला जो हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक यानी जल से दूर यहाँ पर भागता है। फिर आगे जो कुछ भी हम ये पढ़े अभी तक, जो कुछ भी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर पढ़ा, यह किस मॉडल के माध्यम से पढ़ा जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के माध्यम से पढ़ा जाता है। और आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि यह मॉडल किसने दिया, तो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। पहले का क्या नाम था, सिंगर, और दूसरे का क्या नाम था, निकोलसन। और इन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के ही यहाँ पर क्या दिया, तो आंसर करना है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल यहाँ पर दिया, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा था बार बार सैंडविच सैंडविच, तो इसको शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो फिर पिक्चर दिखा देते हैं। सैंडविच किस तरीके का होता है, खाया भी होगा बेटा, खाया होगा, कभी तो खाया होगा, ठीक है। हमारे घर में जो हमारी मम्मी है या हम जो है, हम कैसे खाते हैं कि हम इस तरह से ब्रेड ले लेते हैं और उसमें आलू भर देते हैं, तवे में सेक लेते हैं या ग्रिल कर लेते हैं, एयर फ्राई कर लेते हैं, ओवन कर लेते हैं, जो भी मन करता है वो कर लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलो तो ये क्या है तुम्हारा सैंडविच। अब सभी के कमेंट ओपन कर दो। बच्चे रो रहे होंगे, दुख दर्द बता रहे होंगे, तो जरा सुन लूं मैं इनकी बातें। बेटा इसीलिए कहती हूँ शांति से पढ़ो, ठीक है। सबके दुख दर्द में मैं सम्मिलित हूं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। चलो, आया, मजा आया। आज सब देखो 5-6 बच्चों के चक्कर में सब पनिश हो गए, ठीक है। पर चलो कम से कम पढ़ाई तो हो गई हमारी, है ना, ये अच्छी चीज है। चलिए, तो कल की क्लास में अगर हम आप बहुत क्या कह रहा था, आप बहुत नटखट है अच्छा, चलो ठीक है, नटखट है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आराम से पढ़ो, धीरे धीरे यहाँ से पढ़ो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुश रहा करो, गुस्सा मत दिलाया करो, ठीक है। मैम आप बहुत बुरी हो, हाँ वो तो मैं हूँ चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके लिए मैम कोई हमें बुक पढ़नी होगी नहीं बेटा, इसके लिए कोई हमें बुक यहाँ पर नहीं पढ़नी होगी, ठीक है। चलो तो अब सैंडविच तुम सभी को मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये खाओ और खुश रहो, और कल मिलते हैं। और कल अगर किसी ने दिमाग खराब किया तो उसको उठा उठा के पिटूंगी, मैं बता रही हूँ तुमको, ठीक है। गुस्सा मत दिलाया करो। चलो तो कल इसके आगे का पढ़ाऊंगी। कल मैं आपको केंद्रक यानी न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी, राइबोसोम्स पढ़ाऊंगी। तो शांति से ना चुपचाप करके पढ़ना, ठीक है। इसका डायग्राम बना ले, नहीं इसका डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया कि बच्चे पूछ रहे थे ना सैंडविच क्या होता है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।